नमस्कार। स्वागत है आपका आराधना चैनल पे। कहानी के पिछले भाग में हमने सुना कि सुधा ब्याह की वजह से बहुत रो रही है और चंदर, डॉक्टर शुक्ला और विंती उसे बहुत समझा रहे हैं। कैलाश आता है तो कैलाश से मिलने पर चंदर को यह समझ आता है कि कैलाश भी उतना ही अच्छा है जितने शंकर बाबू अच्छे हैं। वह सुधा की तरफ से निश्चिंत हो जाता है कि सुधा निभा ले जाएगी। अब आगे। शाम को बारात चढ़ी। सादी सी बारात। सिर्फ एक बैंड था। कैलाश ने शेरवानी और पैजामा पहना था और सिर पर टोपी। सिर्फ एक माला गले में पड़ी थी और हाथ में कंगन बंधा था। मोर पीछे किसी आदमी के हाथ में था। जयमाला की रस्म होने वाली थी, लेकिन बुआ जी ने स्पष्ट कर दिया कि हमारी लड़की कोई ऐसी वैसी नहीं कि ब्याह के पहले भरी बारात में मुंह खोल कर माला पहनाए। लेकिन घूंघट के मामले में सुधा ने दृढ़ता से मना किया था। वह घूंघट बिल्कुल नहीं करेगी। अंत में पापा उसे मंडप में लाए। घर का कामकाज निपट गया था। सभी लोग आंगन में बैठे थे। कामिनी, प्रभा, लीला सभी थी। एक और बाराती बैठे थे। सुधा शांत थी, लेकिन उसका मुंह ग्रहण के चंद्रमा की तरह निस्तेज था। मंडप का एक बल्ब खराब हो गया था और चंदर सामने खड़ा उसे बदल रहा था। सुधा ने जाते जाते चंदर को देखा और आंसू पोंछकर मुस्कुराने लगी और मुस्कुराकर फिर आंसू पोंछने लगी। कामिनी, प्रभा, लीला तमाम लड़कियां कैलाश पर फप्तियां कस रही थी। सुधा सिर झुकाए बैठी थी। पापा से उसने कहा, विंती को हमारे पास भेज दो। विंती आकर सुधा के पीछे बैठ गई। कैलाश ने आंख के इशारे से चंदर को बुलाया। चंदर जाकर पीछे बैठा तो कैलाश ने कहा, यार, यहाँ जो लोग खड़े हैं इनका परिचय तो बता दो चुपके से। चंदर ने सभी का परिचय बताया। कामिनी, प्रभा, लीला सभी के बारे में चंदर जब बता रहा था तो विंती बोली, बड़े लालची मालूम देते हैं आप। एक से संतोष नहीं है क्या? वाह रे जिया जी। कैलाश ने मुस्कुराकर चंदर से पूछा, इसका ब्याह तय हुआ कि नहीं? हो गया, चंदर ने कहा। तभी बोलने का अभ्यास कर रही है? मंडप में इसीलिए बैठी है क्या? कैलाश ने कहा। विंती झेप गई और उठकर चली गई। संस्कार शुरू हुआ। कैलाश के हाथ में नारियल और उसकी मुट्ठी पर सुधा के दोनों हाथ। सुधा अब चुप थी। इतनी चुप कि लगता था उसके होठों ने कभी बोलना जाना ही नहीं। संस्कार के दौरान ही पारंपरिक वचन का समय आया। कैलाश ने सभी प्रतिज्ञाएं स्वयं कही। शंकर बाबू ने कहा, लड़की भी शिक्षित है और उसे भी स्वयं वचन करने होंगे। सुधा ने सिर हिला दिया। एक असंतोष की लहर बारातियों में फैल गई। चंदर ने विंती को बुलाया। उसके कान में कहा, जाकर सुधा से कह दो कि पागलपन नहीं करते, इससे क्या फायदा? विंती ने जाकर बहुत धीरे से सुधा के कान में कहा। सुधा ने सिर उठाकर देखा। सामने बरामदे की सीढ़ियों पर चंदर बैठा हुआ, बड़ा चिंतित सा, कभी शंकर बाबू की ओर देखता और कभी सुधा की ओर। सुधा से उसकी निगाह मिली और वह सिहर सा उठा। सुधा क्षण भर उसकी ओर देखती रही। चंदर ने जाने क्या कहा और सुधा ने आंखों ही आंखों में उसे जाने क्या जवाब दे दिया। उसके बाद सुधा नीचे रखे हुए पूजा के नारियल पर लगे हुए सिंदूर को देखती रही। फिर एक बार चंदर की ओर देखा। विचित्र सी थी वह निगाह, जिसमें कातरता नहीं थी, करुणा नहीं थी, आंसू नहीं थे, कमजोरी नहीं थी। था एक गंभीरतम विश्वास, एक उपमाहीन स्नेह, एक संपूर्णतम समर्पण। लगा जैसे वह कह रही हो, सचमुच तुम कह रहे हो? फिर सोच लो चंदर, इतनी दृढ़ हो, इतने कठोर हो, मुझसे मुंह से क्यों कहलवाना चाहते हो? क्या सारा सुख लूट कर थोड़ी सी आत्मवंचना भी मेरे पास नहीं छोड़ोगे? अच्छा लो मेरे देवता। और उसने हार कर सिसकियों से सने स्वरों में अपने को कैलाश को समर्पित कर दिया। प्रतिज्ञाएं दोहरा दी और उसके बाद साड़ी का एक छोर खींचकर नथ की डोरी ठीक करने के बहाने आंसू पोंछ लिए। चंदर ने एक गहरी सांस ली और बगल में बैठी हुई बुआ जी से कहा, बुआ जी, अब तो बैठा नहीं जाता। आंखों में जैसे किसी ने मिर्च भर दी हो। जाओ जाओ, सोए रहो ऊपर, खाट बिछी है। कल सुबह 10 बजे विदा करे को है। कुछ खाए पियो ने तो पड़े रहे वो। बुआ जी ने बड़े स्नेह से कहा। चंदर ऊपर गया तो देखा एक खाट पर विंती आधी पड़ी सिसक रही है। विंती, विंती,
उसने विंती को पकड़कर हिलाया। विंती फूट फूट कर रो पड़ी। उठ पगली, हमें तो समझाती है, खुद अपने आप पागलपन कर रही है, चंदर ने रुधे हुए गले से कहा। विंती उठकर एकदम चंदर की गोद में समा गई और दर्दनाक स्वर में बोली, हाय चंदर, अब क्या होगा। चंदर की आंखों में आंसू आ गए। वह फूट पड़ा और विंती को एक डूबते हुए सहारे की तरह पकड़कर उसकी मांग पर मुंह रखकर फूट फूट कर रो पड़ा। लेकिन फिर भी संभल गया और विंती का माथा सहलाते हुए अपनी सिसकियों को रोकते हुए कहा, रो मत पगली। धीरे धीरे विंती चुप हुई और खाट के पास नीचे छत पर बैठ गई और चंदर की घुटनों पर हाथ रखकर बोली, चंदर, तुम आना मत छोड़ना, तुम इसी तरह आते रहना जब तक दीदी ससुराल से लौट ना आए। अच्छा? चंदर ने विंती की पीठ पर हाथ रखकर कहा। घबराते नहीं, तुम तो बहादुर लड़की हो ना, सब चीज बहादुरी से सहना चाहिए। कैसी दीदी की बहन हो? क्यों? विंती उठकर नीचे चली गई। चंदर लेट रहा। उसकी पोर पोर में दर्द हो रहा था, नस नस को जैसे कोई तोड़ रहा हो, खींच रहा हो। हड्डियों की रेशे रेशे में थकान मिल गई थी। उसे नींद ही नहीं आई। आंगन में पुरोहित जी के मंत्र पाठ का स्वर और बीच बीच में आने वाले किसी बाराती या औरतों की आवाजें उसके मन को अस्त व्यस्त कर देती थी। उसकी थकान, उसकी अशांति ही उसको बार बार झटके से उठा देती थी। वह करवट बदलता, कभी ऊपर देखता, कभी आंखें बंद कर लेता कि शायद कहीं नींद आ जाए, लेकिन नींद नहीं आई। धीरे धीरे नीचे का रब भी शांत हो गया, संस्कार भी समाप्त हुआ। बाराती उठकर चलने लगे और वह आवाजों से यह पहचानने की कोशिश करने लगा कि अब कौन क्या कर रहा है। धीरे धीरे सब शोर शांत हो गया। चंदर ने फिर करवट बदली और आंखें बंद कर ली। धीरे धीरे एक कोहरा उसके मन पर छा गया। वह इतना जागा कि अब अगर वह आंख भी बंद करता तो जब पलकें पुतलियों से छा जाती तो एक बहुत कड़वा दर्द होने लगा था। जैसे तैसे उसकी थोड़ी सी आंख लगी, किसी ने सहसा जगा दिया। पलक बंद करने में जितना दर्द हुआ था उतना ही पलक खोलने में। उसने पलकें खोली, देखा सामने सुधा खड़ी थी। मांग और माथे में सिंदूर, कलाई में कंगन, हाथ में अंगूठियां, कड़े, चूड़े, गले में गहने, बड़ी सी नथनी डोरी के सहारे कान में बंधी हुई। आंखें जिसमें भादों की घटाओं की गरज खामोश हो रही बरसात सी हो गई थी। वह क्षण भर पैताने खड़ी रही। चंदर उठकर बैठ गया। उसका दिल इस तरह धड़क रहा था जैसे किसी के सामने भाग्य का रूठा हुआ देवता खड़ा हो। सुधा कुछ बोली नहीं। उसने दोनों हाथ जोड़े और झुककर चंदर के पैरों पर माथा टेक दिया। चंदर ने उसके सिर पर हाथ रखकर कहा, ईश्वर तुम्हारा सुहाग अटल करे, तुम बहुत महान हो। मुझे तुम पर आज से गर्व है। आज तक तुम जो कुछ थी उससे अब कहीं ज्यादा हो मेरे लिए सुधा। सुधा कुछ बोली नहीं। आंचल से आंसू पोंछती हुई पैताने जमीन पर बैठ गई और अपने गले से एक बेले का हार उतारा, उसे तोड़ डाला और चंदर के पांव खींचकर खाट के नीचे जमीन पर रख लिए। अरे ये क्या कर रही हो सुधा? चंदर ने कहा। जो मेरे मन में आएगा। बहुत मुश्किल से रुधे गले से सुधा बोली, मुझे किसी का डर नहीं। जो तुम कुछ दंड दे चुके हो उससे बड़ा दंड तो भगवान भी नहीं दे सकेंगे। सुधा ने चंदर के पांवों पर फूल रखकर उन्हें चूम लिया और अपनी कलाई में बंधी हुई एक पुड़िया खोलकर उसमें से थोड़ा सिंदूर उन फूलों पर छिड़ककर चंदर के पांवों पर सिर रखकर चुपचाप रोती रही। थोड़ी देर बाद उठी और उन फूलों को समेटा, अपने आंचल के छोर में उन्हें बांध लिया और उठकर चली, धीरे धीरे निशब्द। कहाँ चली सुधा? चंदर ने सुधा का हाथ पकड़ लिया। कहीं नहीं, अपना हाथ छुड़ाते हुए सुधा ने कहा। नहीं नहीं सुधा, लाओ ये हम रखेंगे। चंदर ने सुधा को रोकते हुए कहा। बेकार है चंदर, कल तक परसों तक ये जूठे हो जाएंगे देवता मेरे। और सुधा सिसकते हुए चली गई। एक चमकदार सितारा टूटा और पूरे आकाश पर फिसलते हुए जाने किस क्षितिज में खो गया। दूसरे दिन 8 बजे तक सारा सामान स्टेशन पहुंच गया था। शंकर बाबू और डॉक्टर साहब पहले ही स्टेशन पहुंच गए थे।
बाराती भी सब वहीं चले गए थे। कैलाश और सुधा को स्टेशन तक लाने का जिम्मा चंदर पर था। बहुत जल्दी करते कराते भी 9:15 बज गए थे। उसने फिर जाकर कहा। कैलाश और सुधा खड़े हुए थे। पीछे से नाइन सुधा के सिर पर पंखा रखी थी और बुआ जी रोशना कर रही थी। चंदर के जल्दी मचाने पर अंत में उन्हें फुर्सत मिली और वह आगे बढ़े। मोटर पर सुधा ने जो ही पाँव रखा कि विंती पाँव से लिपट गई और रोने लगी। सुधा जोर जोर से बिलख बिलख कर रो पड़ी। चंदर ने विंती को छुड़ाया। सुधा पीछे बैठकर खिड़की पर मुंह रखकर सिसकती रही। मोटर चल दी। सुधा मुड़कर अपने घर की ओर देख रही थी। विंती ने हाथ जोड़े तो सुधा चीख कर रो पड़ी, फिर चुप हो गई। स्टेशन पर भी सुधा बिल्कुल शांत रही। सुधा और कैलाश के लिए सेकंड क्लास में एक वर्थ सुरक्षित थी। बाकी लोग ड्यूढ़े में थे। शंकर बाबू ने दोनों को उस डिब्बे में पहुंचाया और बोले, कैलाश जरा तुम हमारे साथ आओ। मिस्टर कपूर जरा बहू के पास आप रहिए, मैं डॉक्टर साहब को यहाँ भेज रहा हूँ। चंदर खिड़की के पास खड़ा हो गया। शंकर बाबू का छोटा बच्चा आकर अपनी नई चाची के पास बैठ गया और उनकी रेशमी चादर से खेलने लगा। चंदर चुपचाप खड़ा रहा। सहसा सुधा ने उसके हाथों पर अपना मेहंदी लगा हाथ रख दिया और धीमे से कहा, चंदर। चंदर ने मुड़कर देखा तो बोली, अब कुछ सोचो मत, इधर देखो। और सुधा ने जाने कितने दुलार से चंदर से कहा, देखो विंती का ध्यान रखना, उसे तुम्हारे ही भरोसे छोड़ रही हूँ। और सुनो, पापा को रात को सोते वक्त दूध और ओवल्टीन जरूर दे देना। खाने पीने में गड़बड़ी मत करना। ये मत समझना कि सुधा मर गई तो फिर बिना दूध की चाय पीने लगो। हम जल्दी से आ जाएंगे। मम्मी का कोई खत आए तो हमें लिखना। इतने में डॉक्टर साहब और कैलाश आ गए। कैलाश कंपार्टमेंट के बाथरूम में चला गया। डॉक्टर साहब आए और सुधा के सिर पर हाथ रखकर बोले, बेटा आज तेरी माँ होती तो कितना अच्छा होता। और देख, महीने भर में बुला लेंगे तुझे, वहाँ घबराना मत। गाड़ी ने सीटी दी। पापा ने कहा, बेटा अब ठीक से रहना और भावुकता या बचपना मत करना, समझी? पापा ने आँख से रुमाल लगा लिया। विवाह बहुत बड़ा उत्तरदायित्व है। अब तुम्हारी नई जिंदगी है। अब तक बेटी थी, अब बहू हो। सुधा बोली, पापा तुम्हारा ओवल्टीन का डिब्बा शीशे वाली मेज पर है, उसे पी लिया करना। और पापा विंती को गांव मत भेजना। चंदर को अब घर पर ही बुला लो। तुम अकेले पड़ गए और हमें जल्दी बुला लेना। गार्ड ने सीटी दी। कैलाश ने जल्दी से डॉक्टर साहब के पैर छुए, चंदर से हाथ मिला लिया। सुधा बोली, चंदर ये पुर्जा बिंती को देना और देखो मेरा नतीजा निकले तो तार देना। गाड़ी चल पड़ी। अच्छा पापा, अच्छा चंदर। सुधा ने हाथ जोड़े और खिड़की पर टिक कर रोने लगी और बार बार आंसू पोंछ पोंछ कर देखने लगी। गाड़ी प्लेटफॉर्म के बाहर चली गई। तब चंदर मुड़ा। उसके बदन में पोर पोर में दर्द हो रहा था। वह कैसे घर पर पहुंचा उसे नहीं मालूम। चंदर को हफ्ते भर होश नहीं रहा। शादी के दिनों में उसे एक नशा था जिसके बल पर वह मशीन की तरह काम करता गया। शादी के बाद इतनी भयंकर थकावट उसकी नसों में कसक उठी कि उसका चलना फिरना मुश्किल हो गया था। वह अपने घर से होटल तक खाना खाने नहीं जा पाता था, बस पड़ा पड़ा सोता रहता। सुबह 9 बजे सोता, 5 बजे उठता। थोड़ी देर होटल में बैठकर फिर वापस आ जाता। चुपचाप छत पर लेटा रहता, फिर सो जाता। उसका मन एक उजड़े हुए नीड़ की तरह था, जिसमें से विचार, अनुभूति, स्पंदन और रस के विहंगम कहीं दूर उड़ गए थे। लगता था जैसे वह सब कुछ भूल गया है। सुधा, विंती, पम्मी, डॉक्टर साहब, रिसर्च, थीसिस, सब कुछ। ये सब चीजें कभी कभी उसके मन में नाच जाती थी, लेकिन चंदर को ऐसा लगता कि ये किसी ऐसी दुनिया की चीजें हैं जिसको वह भूल गया है, जो उसके स्मृति पटल से मिट चुकी है। कोई ऐसी दुनिया जो कभी थी, कहीं थी, लेकिन किसी भयंकर जल प्रलय ने जिसका कड़ कड़ ध्वस्त कर दिया था। उसकी दुनिया अपनी छत तक सीमित थी। छत के चारों ओर की ऊंची दीवारों और उन 4 दीवारों से बंधे हुए आकाश के चौकोर टुकड़े तक ही उसके मन की उड़ान बंध गई थी।
पहले वह लुब्धक तारे की रोशनी देखता, फिर धीरे धीरे चांद की दूधिया रोशनी सफेद कफन की तरह छा जाती और वह मन के थके हुए स्वर जैसे चांदनी को ओढ़ता हुआ सा कहता, सो जा मुर्दे, सो जा। छठे दिन उसका मन कुछ ठीक हुआ। थकावट जो एक केचुल की तरह उस पर छाई हुई थी धीरे धीरे उतर गई और उसे लगा जैसे मन में कुछ टूटा हुआ सा दर्द कसक रहा है। ये दर्द क्यों है, कैसा है, ये उसके कुछ समझ में नहीं आता था। 5 बजे थे लेकिन धूप बिल्कुल नहीं थी। पीले उदास बादलों की एक छीनी तह ने ढलते हुए आषाढ़ के सूरज को ढक लिया था। हवा में एक ठंडक आ गई थी। ऐसा लगता था कि झोंके किसी वर्षा के देश से आ रहे हैं। वह उठा, नहाया और विंती के घर चल पड़ा। डॉक्टर शुक्ला लॉन पर हाथ में किताब लिए टहल रहे थे। 5 दिनों में जैसे वह बहुत बूढ़े हो गए थे। बहुत झुके हुए से निस्तेज चेहरा, डबडबाई आंखें और चाल में जैसे उम्र थक गई हो। उन्होंने चंदर का स्वागत भी उस तरह नहीं किया जैसे पहले करते थे। सिर्फ इतना बोले, चंदर, 2 दफे ड्राइवर को भेजकर बुलाया तो मालूम हुआ तुम सो रहे हो। अब अपना सामान यहीं ले आओ। और वे बैठकर किताब उलट पलट कर देखने लगे। अभी तक वे बूढ़े थे, उनका व्यक्तित्व तरुण था। आज लगता था जैसे उनके व्यक्तित्व पर झुर्रियां पड़ने लगी हैं। उनके व्यक्तित्व की कमर झुक गई है। चंदर कुछ नहीं बोला, चुपचाप खड़ा रहा। सामने आकाश पर एक अजब सी जर्दी छा रही थी। डॉक्टर साहब ने किताब बंद की और बोले, सुना है कॉलेज के प्रिंसिपल आ गए हैं। जाऊं जरा उनसे तुम्हारे बारे में बात कराऊं। तुम जाओ, सुधा का खत आया विंती के पास। बुआ जी हैं? चंदर ने पूछा। नहीं, आज सुबह ही तो गई। हम लोग कितना रोकते रहे, लेकिन उन्हें कहीं और चैन ही नहीं पड़ता। विंती को बड़ी मुश्किल से रोका मैंने और डॉक्टर साहब गैरेज की ओर चल पड़े। चंदर भीतर गया। सारा घर इतना सुनसान था, इतना भयंकर सन्नाटा कि चंदर के रोए रोए खड़े हो गए। शायद मौत के बाद का घर भी इतना नीरव और इतना भयानक न लगता होगा जितना यह शादी के बाद का घर। सिर्फ रसोई से कुछ खटपट की आवाज आ रही थी। विंती, चंदर ने पुकारा। विंती चौके में थी। वह निकल आई। विंती को देखते ही चंदर दंग हो गया। वह लड़की इतनी दुबली पतली हो गई थी कि जैसे बीमार हो। रो रोकर उसकी आंखें सूज गई थी और ओठ मोटे पड़ गए थे। चंदर को देखते ही उसने कढ़ाई उतार कर नीचे रख दी और बिखरी हुई लटें सुधार कर आंचल ठीक कर बाहर निकल आई। कमरे से खींचकर एक चौकी आंगन में डालकर चंदर से बहुत उदास स्वर में बोली, बैठिए। घर कितना सूना लग रहा है विंती, तुम अकेले कैसे रहती होगी? चंदर ने कहा। विंती की आंखों में आंसू छलछला आए। रोती क्यों हो? छी, मुझे देखो, मैं कैसे पत्थर बन गया हूँ। क्यों? तुम तो इतनी अच्छी लड़की हो। चंदर ने विंती के कंधे पर हाथ रखकर कहा। विंती ने आंसू भरी पलकें चंदर की ओर उठाई और बड़े ही कातर स्वर में कहा, आप देवता हो सकते हैं, लेकिन हर एक देवता तो नहीं। फिर आपने कहा था आप आएंगे बराबर, पिछले हफ्ते से आए भी नहीं। ये भी नहीं सोचा कि हमारा क्या हाल होगा। रोज सुबह शाम कोई भी आता तो हम दौड़ कर देखते कि आप आए हैं या नहीं। दीदी आपकी थी, बस उन तक आपका रिश्ता था। हम तो आपके कोई नहीं हैं। नहीं विंती, इतने थक गए थे कि हमें कहीं जाने आने की हिम्मत ही नहीं पड़ती थी। बुआ जी को क्यों जाने दिया तुमने? उन्हें रोक लेती। चंदर ने कहा। अरे वो थी तो रोने भी नहीं देती थी। मैं 2-3 दिन तक रोई तो मुझ पर बहुत बिगड़ी और महाराजिन से बोली, हमने तो ऐसी लड़की ही नहीं देखी। बड़ी बहन का ब्याह हो गया तो मारे जलन के दिन रात आंसू बहा बहा कर अमंगल बनाती है। जब वक्त आएगा तभी शादी करेंगे कि अभी ही किसी के साथ निकाल दूं। विंती ने एक गहरी सांस लेकर कहा, आप समझ नहीं सकते कि जिंदगी कितनी खराब है। अब तो हमारा मन होता है कि मर जाएं। अभी तक दीदी थी, सहारा दिए रहती थी, हिम्मत बधाए रहती थी। अब तो कोई नहीं हमारा। छी विंती, ऐसी बातें नहीं करते। महीने भर में सुधा आ जाएगी। और माँ की बातों का क्या बुरा मानना। आप लड़की होती तो समझते चंदर बाबू।
विनती बोली और जाकर एक तश्तरी में नाश्ता ले आई। लो, दीदी कह गई थी कि चंदर के खाने पीने का ख्याल रखना, लेकिन ये किसको मालूम था कि दीदी के जाते ही चंदर गैर हो जाएंगे। नहीं विनती, तुम गलत समझ रही हो। जाने क्यों एक अजीब सी खिन्नता मन में आ गई थी। कुछ करने की तबीयत ही नहीं होती थी। आज कुछ तबीयत ठीक हुई तो सबसे पहले तुम्हारे ही पास आया। विनती, अब सुधा के बाद मेरा है ही कौन सिवा तुम्हारे। चंदर ने बहुत उदास स्वर में कहा। तभी ना, उस दिन मैं बुलाती रह गई और आप यहाँ गए वहाँ गए और आंख से ओझल। मैंने तो उसी दिन समझ लिया था कि अब पुराने चंदर बाबू बदल गए। विनती ने रोते हुए कहा। चंदर का मन भर आया था, गले में आंसू अटक रहे थे, लेकिन आदमी की जिंदगी भी कैसी अजब होती है। वह रो भी नहीं सकता था, माथे पर रुख की रेखा भी नहीं झलकने दे सकता था, इसलिए कि सामने कोई ऐसा था जो खुद दुखी था और सुधा के साथी होने के नाते विनती को समझाना उसका पहला कर्तव्य था। विनती के आंसू रोकने के लिए वह खुद अपने आंसू पी गया और विनती से बोला, लो कुछ तुम भी खाओ। विनती ने मना किया तो उसने अपने हाथ से विनती को खिला दिया। विनती चुपचाप खाती रही और रह रहकर आंसू पोंछती रही। इतने में महाराजिन आई। विनती ने चौके का काम समझा दिया और चंदर से बोली, चलिए ऊपर चलें। चंदर ने चारों ओर देखा, घर का सन्नाटा वैसा ही था। सहसा उसके मन में एक अजीब सी बात आई। सुधा के साथ वह कहीं भी जा सकता था, लेकिन विनती के साथ छत पर अकेले जाने में क्यों उसके अंतःकरण ने गवाही नहीं दी। वह चुपचाप बैठा रहा। विनती कुछ भी हो, कितनी ही समीप क्यों ना हो, विनती सुधा नहीं थी, सुधा नहीं हो सकती थी। नहीं, यही ठीक है, चंदर बोला। विनती गई, सुधा का पत्र ले आई। चंदर का मन जाने कैसा होने लगा। लगता था जैसे अब आंसू नहीं रुकेंगे। उसके मन में सिर्फ इतना आया कि अभी 72 घंटे पहले सुधा यही थी, इस घर की प्राण थी। आज लगता है जैसे इस घर में सुधा थी ही नहीं। आंगन में अंधेरा होने लगा। वह उठकर सुधा के कमरे के सामने पड़ी हुई कोच पर बैठ गया और विनती ने बत्ती जला दी। खत छोटा सा था। डॉक्टर चंदर बाबू, क्या तुम कभी सोचते थे कि तुम इतनी दूर हो गए और मैं तुम्हें खत लिखूंगी? लेकिन खैर, अब तो घर में चैन की बंसी बजाते हो गए। एक अकेले मैं ही कांटे जैसी खटक रही थी, उसे भी तुमने निकाल फेंका। अब तुम्हें ना कोई परेशान करता होगा, ना तुम्हारे पढ़ने लिखने में बाधा पहुंचती होगी। अब तो तुम 1 महीने में 10-12 थीसिस लिख डालोगे। जहाँ दिन में 24 घंटे तुम आँख के सामने रहते थे, वहाँ अब तुम्हारे बारे में एक शब्द सुनने के लिए तड़प उठती हूँ। कई दफ़े तबीयत आती है कि जैसे विनती से तुम्हारे बारे में बातें करती थी, वैसे ही इनसे, तुम्हारे मित्र से तुम्हारे बारे में बात करूं। लेकिन ये तो जाने कैसी कैसी बातें करते हैं। और सब ठीक है, यहाँ बहुत आज़ादी है मुझे। माँ जी भी बहुत अच्छी हैं, पर्दा बिल्कुल नहीं करती। अपने पूजा के सारे बर्तन पहले ही दिन मुझसे मजवाए। देखो, पापा का ध्यान रखना, और विनती को मैं जैसा छोड़ आई हूँ उतनी ही मोटी रहे। मैं महीने भर बाद आकर तुम्ही से विनती को वापस लूंगी, समझे? ये ना करना कि मैं ना रहूं तो मेरे बजाय विनती को रुला रुला कर कुढ़ा कुढ़ा कर मार डालो, जैसी तुम्हारी आदत है। चाय ज्यादा मत पीना। खत का जवाब फौरन, तुम्हारी सुधा। चंदर ने चिट्ठी 1 बार पढ़ी, 2 बार पढ़ी और बार बार पढ़ता गया। हल्के हरे कागज पर छोटे छोटे काले अक्षर जाने कैसे लग रहे थे, जाने क्या कह रहे थे। छोटे छोटे अर्थात कुछ उनमें अर्थ था जो शब्द से भी ज्यादा गंभीर था। युगों पहले व्याकरणों ने उन शब्दों के जो अर्थ निश्चित किए थे, सुधा की कलम से जैसे उन शब्दों को एक नया अर्थ मिल गया था। चंदर बेसुध सा तन्मय होकर उस खत को बार बार पढ़ता गया और किस समय वे छोटे छोटे नादान अक्षर उसके हृदय के चारों ओर कवच जैसे बौद्धिकता और संतुलन के लौह पत्र को चीर कर अंदर बिंध गए और हृदय की धड़कनों को मरोड़ना शुरू कर दिया, ये चंदर को खुद नहीं मालूम हुआ, जब तक कि उसकी पलकों से एक गर्म आंसू खत पर नहीं टपक पड़ा। लेकिन उसने विनती से वह आंसू छिपा लिया और खत मोड़कर विनती को दे दिया। विनती ने खत लेकर रख लिया और बोली, अब चलिए खाना खा लीजिए।
चंदर इनकार नहीं कर सका। महाराजी ने थाली लगाई और बोली, भैया नीचे अभी आंगन धोवा जाए, आप जाए के ऊपर खाई लो। चंदर को मजबूरन ऊपर जाना पड़ा। विंती ने खाट बिछा दी, एक स्टूल डाल दिया, पानी रख दिया और नीचे थाली लाने चली गई। चंदर का मन भारी हो गया था। ये वही जगह है, ये वही खाट है जिस पर शादी की रात वह सोया था। इसी के पैताने सुधा आकर बैठी थी, अपने नए सुहाग में लिपटी हुई सी। यहीं पर सुधा के आंसू गिरे थे। विंती थाली लेकर आई और नीचे बैठकर पंखा करने लगी। हमारी तबीयत तो है नहीं खाने की विंती, चंदर ने भर्राए हुए गले से कहा। अरे बिना खाए पिए कैसे काम चलेगा, और फिर आप ऐसे करेंगे तो हमारी क्या हालत होगी। दीदी के बाद और कौन है हमारा, खाइए। और विंती ने अपने हाथ से एक और बनाकर चंदर को खिला दिया। चंदर खाने लगा। चंदर चुप था, वह जाने क्या सोच रहा था। विंती चुपचाप बैठी पंखा झल रही थी। क्या सोच रहे हैं आप, विंती ने पूछा। कुछ नहीं, चंदर ने उतनी ही उदासी से कहा। नहीं बताइएगा, विंती ने बड़े कातर स्वर से कहा। चंदर एक फीकी मुस्कान के साथ बोला, विंती अब तुम इतना ध्यान न रखा करो, तुम समझती नहीं बाद में कितनी तकलीफ होती है। सुधा ने क्या कर दिया ये वह खुद नहीं समझती। कौन नहीं समझता, विंती एक गहरी सांस लेकर बोली। दीदी नहीं समझती या हम नहीं समझते, सब समझते हैं, लेकिन जाने मन कैसा पागल है कि सब कुछ समझकर धोखा खाता है। अरे दही तो आपने खाया ही नहीं, और वह पूड़ी लाने चली गई। और इस तरह दिन कटने लगे। जब आदमी अपने हाथ से आंसू मोल लेता है, अपने दर्द का सौदा करता है, तब दर्द और आंसू तकलीफ दे नहीं लगते। और जब कोई ऐसा हो जो आपके दर्द के आधार पर आपको देवता बनाने के लिए तैयार हो और आपकी एक एक आंसू को अपने 100 आंसू बिखेर दे, तब तो कभी कभी तकलीफ भी भली मालूम देने लगती है। लेकिन फिर भी चंदर के दिन कैसे कट रहे थे ये वही जानता था। अब मिलते हैं आपसे कहानी के अगले भाग में। आगे सुनने के लिए बने रहिए हमारे चैनल आराधना के साथ और कमेंट करिए हमें उन किताबों के नाम जो आप सुनना चाहते हैं। धन्यवाद।